नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में आतंकियों का डॉक्टर मॉड्यूल न सिर्फ विस्फोटक खरीद रहा था बल्कि चोरी भी कर रहा था। वहीं मुजम्मिल की बारूद पीसने वाली आटा चक्की के बाद आज आतंकी उमर की डीप फ्रीजर वाली आतंकी साजिश का भी खुलासा हुआ है। सुसाइड बॉम्बर उमर अपने कमरे में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कर बारूदी प्लानिंग कर रहा था। क्या थी ये प्लानिंग, देखिए इस एक्सक्लूसिव खुलासे में। गेहूं, मक्का और चावल पीसकर आटा तैयार करने वाली आटा चक्की और सामान को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला डीप फ्रीजर, ये दोनों बम बनाने के काम आ सकते हैं, ऐसा शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हम आज जो कहानी आपको सुना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो कहानी है दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल गनी। कल हमने आपको बारूदी आटा चक्की की कहानी में बताया था कि आतंकी मुजम्मिल के किराए के मकान से आटा चक्की बरामद हुई थी, जिसमें वो बारूद बनाने का सामान पीसता था और वहीं से अमोनियम नाइट्रेट की कई बोरियां भी बरामद हुई थी। अब खुलासा हुआ है कि आतंकी उमर ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था, जिसमें विस्फोटक तैयार करने वाला केमिकल रखा गया था और डीप फ्रीजर में ढेर सारा केमिकल स्टोर करके मल्टी लोकेशन ब्लास्ट की साजिश थी। एजेंसियों के मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 40 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। ये वीडियो विदेश से भेजे गए थे और सबसे बड़ी बात है कि इन वीडियोस में बॉम्ब बनाने से लेकर हमास जैसे हमले करने की तैयारी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया गया था। आतंकी मुजम्मिल पर जिम्मेदारी थी कि वो केमिकल को पीसेगा, जिसके लिए वो आटा चक्की लेकर आया था, जबकि उमर अलग अलग जगहों से बम का रॉ मटेरियल खरीदने में लगा हुआ था। लेकिन आप सोचेंगे कि उसे चोरी करने या खाद खरीदने आटा चक्की का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जवाब है कि आतंकियों की योजना थी कि विस्फोटक एक जगह स्टोर करके रखें और फिर दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय पर कई धमाके किए जाए। यही कारण था कि आतंकी उमर ने विस्फोटक बनाने की सामग्री पहले नूह से खरीदी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्लास्ट की जगह से सिर्फ 300 मीटर दूर दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट से खरीदे और यही सामान उसने फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट से भी लिया। इतनी अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल लाकर सारे विस्फोटक एक जगह स्टोर करके रख लिए गए, लेकिन ये खराब न हो इसके लिए डीप फ्रीजर जरूरी था, क्योंकि केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। प्लान यही था कि खाद से, केमिकल लैब से या अलग अलग जगहों से विस्फोटक को एक जगह इकट्ठा किया जाए और दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय पर सीरियल ब्लास्ट किए जाए। जांच एजेंसियों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर ले जाने का शक है। आतंकी डॉक्टर्स पर शक गहरा गया है, क्योंकि लैब रिकॉर्ड्स में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। लैब से केमिकल चोरी होने के आरोप हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में जितने केमिकल की एंट्री डायरी में हुई है और जो कंज्यूमेबल रिकॉर्ड है, वो आपस में डेटा मिलान नहीं करता, यानी जितना केमिकल लिया गया उतने की डायरी में एंट्री नहीं है। जांच एजेंसियों के शक है कि केमिकल लैब से ये सामान बार बार छोटे छोटे बैचेस में लैब से बाहर ले जाया गया और इसे पढ़ाई लिखाई के नाम पर छिपाया गया, जबकि इस्तेमाल बम बनाने में होता था। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह की केमिकल लैब से कुछ ग्लासवेयर की एंट्री तो दर्ज है, लेकिन न उसकी कहीं खपत दिख रही है और न ही टूट फूट का कोई रिकॉर्ड मिला। तो सवाल ये कि वो कांच के बर्तन, वो इक्विपमेंट, वो उपकरण गए कहां? संदेह यह है कि जिन छोटे कंटेनर्स और कांच के बर्तनों को लैब से बाहर ले जाया गया, वो वैज्ञानिक तरीके से विस्फोटक तैयार करने के लिए काफी जरूरी होते हैं और केमिकल मिलाने के लिए, सही और सटीक मिश्रण बनाने के लिए, बम की टेस्टिंग करने के लिए कांच के इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। अल-फलाह की हिस्ट्री और यहाँ की केमिकल मिस्ट्री सुरक्षा एजेंसियों के पूरे रडार पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो यहाँ जांच की है, उसमें ये कई बातें सामने निकल के आई हैं कि यहाँ से रसायन जो है बाहर भेजा जा रहा था। यही नहीं, एक और जानकारी मिली है कि अल-फलाह का ये डॉक्टर उमर जो फिदाइन था, उसने एक डीप फ्रीजर खरीदा था और इसमें वो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रहा था और अलग अलग लोकेशंस पर इस विस्फोटक सामग्री को पहुंचाकर एक साथ कई जगहों पर विस्फोट की तैयारी थी, जिसका सुराग सुरक्षा एजेंसियों ने लगा लिया है और जो दूसरी जगहें थीं उसका भी पता कर लिया है।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो केमिकल बाहर ले जाया गया वो था अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर। सुरक्षा एजेंसियों को जो डायरी मिली है उसमें 2350 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने लैब से केमिकल लिया। ये सभी लोग जम्मू कश्मीर से हैं और आतंकी मुजम्मिल से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। यानी इसमें भी एक पैटर्न है, हजारों लोग जम्मू कश्मीर से, कई लोग आतंकी मुजम्मिल से कनेक्टेड। मतलब ये कि अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर की चोरी एक नहीं बल्कि कई लोग मिलकर कर रहे थे और इन आतंकियों की मदद कर रहे थे। कहानी के तार जोड़े तो ये लोग किसी हाई इंटेलेक्ट साइंटिफिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं जो कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरह एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। धमाका हुआ दिल्ली में, लेकिन कनेक्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी जुड़ रहा है। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस से लेकर नूह, फरीदाबाद और यहां तक कि उत्तराखंड से भी विस्फोटक खरीदा था। लेकिन जानकारी के मुताबिक उमर ने उत्तराखंड के श्रीनगर से भी अमोनियम नाइट्रेट में मिलाने वाला एक विस्फोटक खरीदा था, जो अमोनियम नाइट्रेट को और ज्यादा विस्फोटक और ज्यादा खतरनाक बना देता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस खरीद से जुड़े कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद एक स्पेशल टीम हरिद्वार जा सकती है जो तलाशेगी कि आतंकी उमर ने उत्तराखंड में कहां-कहां से और कितना-कितना विस्फोटक खरीदा। इसी बीच एक और ट्विस्ट कहानी में तब आया जब एनआईए ने आतंकियों के यूपी कनेक्शन का खुलासा किया। यूपी एटीएस ने 8 जिलों के 10 से ज्यादा डॉक्टर्स से पूछताछ की है। ये सभी डॉक्टर्स आतंकी मुजम्मिल, आतंकी शाहीन और आदिल के संपर्क में थे। यूपी एटीएस ने बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर में डॉक्टर्स से सवाल जवाब किए हैं। फिलहाल एटीएस ने किसी को भी हिरासत में लेने या किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, सिर्फ पूछताछ की बात सामने आई है। लेकिन मुरादाबाद में 3 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध लगी। ऐसे में इन तीनों डॉक्टर्स को लखनऊ में एटीएस मुख्यालय बुलाया गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। जांच एजेंसी ने आज ही अल-फलाह के पास गांव से एक संदिग्ध को पकड़ा है जो कि आतंकी उमर और आतंकी मुजम्मिल दोनों के लगातार संपर्क में था। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा स्टाफ के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई, जिसके दौरान सबके बयान अलग अलग निकले। यानी इनमें से कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ इसलिए बोला जा रहा है ताकि जांच की आंच इन आतंकियों के आकाओं तक न पहुंच पाए। आप सोचिए, और हैरानी की बात यह है कि 12 लोगों के बयान लिए गए और सभी के बयानों में विरोधाभास है। ब्लास्ट के बाद से कई सोशल मीडिया अकाउंट अचानक से डीएक्टिवेट किए गए, जिनमें अधिकांश संदिग्धों के फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और एक्स प्रोफाइल गायब हो गए। कई मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। साजिश में कई लोगों की भूमिका पर शक गहरा रहा है। धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ अंडरग्राउंड हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा लेन देन वाले जितने भी बैंक अकाउंट थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। वहीं फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। फरीदाबाद की दूसरी अन्य जगहों पर भी हरियाणा पुलिस रेड मार रही है। जिस दौज गांव में पुलिस को मुजम्मिल की आटा चक्की मिली, जिस दौज गांव में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और जिस दौज गांव से दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन धमाका होने से पहले 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला था, वहां पुलिस की छापेमारी जारी है। अचानक जो है सुबह, जैसा कि अभी जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो इमाम को उठाया था रात में, उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज ली गई थी सीकरी गांव के। और ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय ये देखिए जो ऑफिसर्स हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक जो दुकान है वहाँ की उसकी तलाशी हो रही है और सारे क्रेडेंशियल्स जो है मांगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी दुकानों के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि अंदर, एक मैं राहुल से कहूंगा कि एक बार अंदर आके दिखाएं कि एक एक चीज की तलाशी, यहाँ पर एक एक पार्ट जो पुर्जे हैं उसकी तलाशी हो रही है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को जिन विदेशी नंबरों से बम बनाने के वीडियोस भेजे गए, उनको मुजम्मिल ने लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के नाम से सेव किया हुआ था। सवाल ये उठा कि ये लैपटॉप भाई और कर्नल भाई आखिर हैं कौन? पूछताछ में पता चला कि वीडियो भेजने वाले का असली नाम मोहम्मद शाहिद फैजल है और पुलिस को अब इस शाहिद फैजल की तलाश है।
लैपटॉप भाई यानी मोहम्मद शाहिद फैजल और कर्नल भाई, इन दोनों की तमिलनाडु और कर्नाटक में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में भी तलाश थी। मोहम्मद शाहिद फैजल आतंकी मुजम्मिल को हमले और बम बनाने के DIY वीडियोस भेजता था। शाहिद बाजार में मिलने वाले सामान से बम बनाने में एक्सपर्ट है और उसकी आखिरी लोकेशन सीरिया तुर्की बॉर्डर पर ही मिली थी। मुजम्मिल ने बताया कि मोहम्मद शाहिद फैजल खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जो कि 2012 में सीरिया तुर्की बॉर्डर से अचानक ही गायब हो गया था और उसके बाद से कभी मिला नहीं। NIA अब बॉम्ब ब्लास्ट के दूसरे मामलों में जो फरार चल रहे आरोपी हैं, उनके डोजियर से लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट के पैटर्न का मिलान कर रही है। हो सकता है कि इससे पहले जिन लोगों के नाम कुछ दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस में सामने आए हैं, वो उमर, मुजम्मिल और शाहीन के साथी हों और उन्होंने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में इन आतंकियों की मदद की हो। आतंकी मुजम्मिल के फोन से मिले बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियोस के साथ ही टेलीग्राम और सिग्नल ऐप की सीक्रेट चैट भी अब NIA ने रिकवर कर ली है। हमास पैटर्न के ड्रोन हमलों के भी कई वीडियोस आतंकी उमर और मुजम्मिल के फोन से रिकवर हुए। गूगल हिस्ट्री में भी विस्फोटक बनाने के तरीकों को सर्च किया गया। NIA को आतंकियों के मोबाइल फोन से कई ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जिनमें रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन को ऑपरेट करने की जानकारी है, यानी कि ये ड्रोन वाली साजिश थी, हमास वाली साजिश थी। गूगल पर भी विस्फोटक बनाने के तरीकों को आतंकियों ने एक नहीं बल्कि बार बार सर्च किया। NIA उन लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है जिनके मोबाइल से इस तरह के वीडियोस और जानकारियां आपस में शेयर की गई थी। इधर दक्षिण कश्मीर के कई जिलों के 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो लगातार इन आतंकवादियों के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम इससे पहले हुई पत्थरबाजी में शामिल हो चुका है। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी मॉड्यूल का हर आरोपी, हर डॉक्टर एक अलग हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। बड़ा खुलासा हुआ कि मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट करने वाला उमर दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। दो खास हैंडलर मंसूर और हाशिम, जिसका नाम हंजुल्ला भी बताया जा रहा है, एक सीनियर हैंडलर इब्राहिम के अंडर में काम कर रहे थे, जो मॉड्यूल की पूरी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता था। हो सकता है कि ये इब्राहिम ही उकासा हो। ये सभी हैंडलर लेयर्स में काम कर रहे थे। मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, उमर का हैंडलर हाशिम था और दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर ऑपरेट कर रहे थे और हो सकता है कि उसी का कोड नेम उकासा हो। इन सभी हैंडलर का कनेक्शन तुर्की से जुड़ रहा है। 2022 में मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर साथ ही उमर उकासा के निर्देश पर तुर्की गए थे और वहां से उनको अफगानिस्तान भेजे जाने की योजना थी। सूत्रों का कहना है कि ये सारे नाम कोड नेम भी हो सकते हैं या फिर इनके असली नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ किरदार सामने आए थे। किरदार नंबर 1 था हंजुल्ला, जिसका नाम हाशिम पाया गया। किरदार नंबर 2 था निसार, जो बाद में फैजल शाहिद निकला, और किरदार नंबर 3 उकासा, जो कि हो सकता है इब्राहिम हो। बताया गया कि उकासा के अलावा दो आतंकी फैजल और हाशिम उर्फ हंजुल्ला डॉक्टर्स को आतंकी ट्रेनिंग देते थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि हंजुल्ला वही शख्स है जिसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को बम बनाने के 200 वीडियोस भेजे थे। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोजिव के स्टोरेज का इंतजाम किया था। अलग अलग हैंडलर होने की वजह से आतंकी उमर, शाहीन सईद और मुजम्मिल की सोच भी अलग अलग थी और उनका पैटर्न भी अलग था। तीनों को मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस भी अलग थे। यही कारण था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कई बार पैसों को लेकर मुजम्मिल और उमर के बीच में लड़ाई हुई थी। इस घटना को कई स्टूडेंट्स ने देखा था। झगड़े के बाद उमर ने अपनी लाल इको स्पोर्ट कार, जो कि बरामद हुई थी आतंकी हमले के बाद, वो पहले ही एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाकर मुजम्मिल को दे दी थी। मॉड्यूल ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 200 विस्फोटक तैयार कर दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट प्लान किए थे। प्लानिंग के अंतिम चरण में कुछ नई या फिर सेकंड हैंड 32 कारों की खेप तैयार करनी थी, जिनमें केमिकल बॉम्ब फिट होते। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली डॉक्टर्स की डायरी को डिकोड करने पर इस पूरी प्लानिंग को आसानी से समझा जा सकता है। डॉक्टर उमर उन नबी जैसे कई डॉक्टर्स को सुसाइड बॉम्बर बनाकर फिदायनी हमला करवाया जाना था। हैंडलर ने सुसाइड बॉम्बिंग के साथ लोन वुल्फ अटैक के लिए भी रिक्रूटमेंट किया था, यानी डॉक्टर्स को अकेले अकेले ऑपरेट करने की भी अलग से ट्रेनिंग दी गई थी ताकि डिटेक्शन कम से कम हो।
साथियों के अरेस्ट होने के बाद उमर ने उसी लोन वुल्फ मोड को अपनाया। डॉक्टर उमर एक ट्रेंड बॉम्बर था। वो बॉम्ब बनाना भी जानता था और विस्फोट करना भी, लेकिन लगातार होती गिरफ्तारियों की वजह से दिल्ली के लाल किले पर जाकर उमर ने पैनिक ब्लास्ट कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। आज भी इसे लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अल फलाह से जुड़े नए खुलासे और नए सवालों को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। क्या उमर को अल फलाह यूनिवर्सिटी का सहयोग मिला? यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियों को कौन संरक्षण दे रहा था? यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आतंकी साजिश की जानकारी थी। उमर मुजम्मिल का नेटवर्क यूनिवर्सिटी के सहयोग से बढ़ा। यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टर दिखावे के लिए नौकरी कर रहे थे। इस तरह के सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है और यूनिवर्सिटी पर शक गहराता जा रहा है, क्योंकि आतंकी डॉक्टर्स पर नया खुलासा हैरान करने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका पहले से संदिग्ध है। एजेंसियों की जांच में अब सामने आया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर उमर का यूनिवर्सिटी में आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। उमर को बहुत सारी ऐसी सहूलियत मिल रही थी जो दूसरे किसी स्टाफ को नहीं मिलती थी, तो वहीं दूसरी ओर मुजम्मिल छात्रों से दूरी बनाकर रहता था। वो ज्यादातर छात्रों के लिए सिर्फ फोन पर उपलब्ध होता था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से सवाल जवाब हो रहे हैं। आतंकी साजिश में यूनिवर्सिटी की भूमिका को लेकर लगातार नए एंगल जुड़ रहे हैं। उमर और मुजम्मिल को मिली सहूलियत के अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि अल फलाह में डॉ निसार की नियुक्ति पर हंगामा हुआ था। निसार के टेरर लिंक पर छात्रों ने सवाल उठाया था। नियुक्ति पर छात्रों ने विरोध जताया था, लेकिन छात्रों की नहीं सुनी गई। प्रबंधन ने नियुक्ति नहीं रोकी। दरअसल डॉ निसार श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने एक्शन लिया था और डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही अल फलाह में डॉक्टर निसार को सीनियर पोस्ट पर नौकरी दे दी गई। नए लेक्चरर की नियुक्ति से पहले छात्रों को जानकारी दी जाती है। इसी प्रक्रिया में जब छात्रों को निसार के बारे में पता चला, कुछ छात्रों ने इंटरनेट पर जानकारी निकाली, यूनिवर्सिटी के सामने मुद्दा उठाया, तो अल फलाह के मैनेजमेंट ने छात्रों के विरोध पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर साजिश के तहत निसार को नौकरी दी थी कि? दिल्ली आतंकी हमले की जांच में एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। आतंकियों के फोन से बम बनाने के वीडियोस मिले हैं और इसकी जांच के दौरान 2 नाम सामने आए। आतंकी मुजम्मिल को जिन विदेशी नंबरों से वीडियोस भेजे गए, उनके नाम फोन में लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के नाम से सेव थे। कौन थे वो भाई, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजम्मिल के मोबाइल में कितने राज, साजिश के कितने वीडियो, कौन है लैपटॉप भाई, कौन है कर्नल भाई? दिल्ली धमाके की जांच में एक नया नाम सामने आ गया है, मोहम्मद शाहिद फैसल, जो बेहद ही शातिर दिमाग का है। फैसल का नाम मुजम्मिल से पूछताछ में सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी मुजम्मिल के मोबाइल फोन से बम बनाने के वीडियो मिले हैं, जिनमें कुछ हमास स्टाइल में ड्रोन से हमले के वीडियो भी हैं। टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स की सीक्रेट चैट में विदेशी हैंडलर ने आतंकी मुजम्मिल को ये वीडियो भेजे थे। जिन विदेशी नंबरों से ये वीडियो भेजे गए थे, उनको डॉक्टर मुजम्मिल ने लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के नाम से सेव कर रखा था। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने इन नंबरों पर वीडियो भेजने वाले का असली नाम मोहम्मद शाहिद फैसल बताया है। अब सवाल ये है कि कौन है ये मोहम्मद शाहिद फैसल, कहां से दिल्ली धमाके के आतंकियों को ये वीडियो भेज रहा था? एनआईए को शक है कि मोहम्मद शाहिद फैसल वही शख्स हो सकता है जिसकी तलाश एनआईए को तमिलनाडु और कर्नाटक बम ब्लास्ट में भी है। मोहम्मद शाहिद फैसल बड़ी आसानी से बाजार में मिलने वाले सामान से खतरनाक देसी बम बनाने में एक्सपर्ट है। एनआईए अब बम ब्लास्ट में अपने दूसरे मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के डोजियर से लाल किला बम ब्लास्ट के पैटर्न का मिलान कर रही है। मोहम्मद शाहिद फैसल को एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बताया जा रहा है, जो कि 2012 में अचानक से गायब हो गया था और उसकी लास्ट लोकेशन जांच एजेंसियों को सीरिया तुर्की बॉर्डर के आसपास मिली थी। सीरिया और तुर्की के नाम पहले भी सामने आ चुके हैं, यानी कि साफ है पाकिस्तान में देश को दहलाने की स्क्रिप्ट अब तैयार हुई थी, लेकिन इनका हैंडलर तुर्की में बैठा था, जो आतंकियों को धमाका करने के लिए वीडियो भेज रहा था, उन्हें निर्देश दे रहा था। धीरे धीरे ये पूरी साजिश डिकोड अब होती जा रही है और ये नेटवर्क कहां तक फैला था, ये पता अब लगाया जा रहा है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।